पानी के निर्देश पर अजमेर में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा। इस अभियान के तहत अब तक एक सप्ताह में 6 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूरी है, इसलिए विशेष टास्क फोर्स का गठन कर कार्रवाई की जा रही। देवनानी ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि अच्छी पुलिसिंग के लिए सभी चौराहों पर नाइट विजन कैमरे लगाए जाएं। शहर में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए निगरानी की जाएगी। देवनानी ने सर्किट हाउस में एसपी वंदिता राणा के साथ बैठक भी की। अजमेर में लंबे समय से दरगाह के आसपास कई इलाके ऐसे हैं जहां पर खानाबदोश और बांग्लादेश और रोहिंग्या के होने की खबरें सामने आती रही हैं। इन सभी विषयों को लेकर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी कई बार इसे लेकर अपने सवाल खड़े किए। उसके बाद एक टास्क फोर्स का गठन किया गया और अब तक 4 से अधिक बांग्लादेशी भी पकड़े गए हैं। इन सभी विषयों को लेकर हमारे साथ राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी जी। सर, एक टास्क फोर्स बनाई गई, अब आपके निर्देश के बाद जो है लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, किस तरह से देखते हैं, क्या किस तरह की कार्रवाई हो जा रही है? अजमेर में वैसे तो जो जानकारी है कि पूरे देश, राजस्थान और अजमेर में बांग्लादेशी और रोहिंग्या काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, जिसके कारण से समय समय पर कानूनी भी बाधाएं आती रहती हैं। अजमेर में इनके लिए मैंने पुलिस प्रशासन को कहा था और उन्होंने एक टास्क फोर्स का भी गठन कर लगातार इसे प्रयास कर रहे हैं। गत दिनों जो 4-5 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं तो उसमें और गति आई, क्योंकि हमें लगता है काफ़ी बड़ी संख्या में है, इसलिए उसकी पहचान करने की गति बढ़ानी पड़ेगी और केवल आधार कार्ड के आधार पर जानकारी न लें। आधार कार्ड जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिया गया है उसकी भी वो जानकारी लेंगे तो अपने को अधिक सफलता मिलेगी। और साथ में कई बार खानाबदोश जो भिखारियों के रूप में कई जगह दिखते हैं, कुछ लोग दुकानदारों पे के यहाँ काम करने वाले लोग मिलते हैं और कई बार ये ऑटो रिक्शा चलाने वाले भी मिलते हैं। इन सब की गहराई में जा कर के इनके डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना और फिर इसके ऊपर कार्रवाई करने को गति देनी पड़ेगी, तब अजमेर सुरक्षित रहेगा। और साथ में समय समय पर ये लोग जो पहाड़ियों पे जा कर के बसे हैं उन पे भी इनका सर्वे हो करके इसका भी समाधान करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ियों पे रहना किसी प्रकार से शहर के लिए भी, उनके स्वयं के लिए भी असुरक्षित है। उसको भी कंसिडरेशन करने के लिए मैंने प्रशासन को बताया है। दौसा के महुआ से भाजपा विधायक राजेंद्र मीणा ने जन सुनवाई करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल बिजली आपूर्ति को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और उन्हें उचित निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, पात्र व्यक्ति को ही इसका लाभ मिले। पात्र और गरीब व्यक्ति का खाद्य सूची में नाम जोड़ा जा रहा है। आज सुबह से 10 बजे से मैं जन सुनवाई कर रहा हूँ और क्षेत्र के आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में कोई बिजली की समस्या है, कोई पानी की समस्या है, कोई व्यक्तिगत मामले हैं और सभी की बातें सुनकर तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सभी का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुख्य रूप से मेरी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी एक सर्वे चल रहा है, तो मैंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि आप गांव-गांव जाकर और वास्तविक जो लोग बिल्कुल गरीब हैं, जिनके कच्चे मकान हैं, उनकी सूची बनाएं ताकि उनको लाभ दे सकें। कहीं भी किसी प्रकार की अव्यवस्था इनमें नहीं होनी चाहिए। और मैं भी जब पूरी सूची तैयार हो जाएगी उसके बाद मैं अधिकारियों के साथ बैठूंगा और पुनः एक टीम बनाकर एक सर्वे और किया जाएगा ताकि गरीब व्यक्तियों को उसमें लाभ मिल सके। कहा है कि सरकार किसानों के लिए बेहतर योजनाएं चला रही है। किसानों को पानी मुहैया कराया जा रहा है। सरकार ने भी गोपाल क्रेडिट कार्ड शुरू किया। किसानों को गाय भैंस दिलाने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है। कि राजस्थान में सबसे पहले अगर कोई कमी थी तो मेरे किसान की वो धरती प्यासी थी, मेरे किसान की धरती को पानी पिलाना था। हमने सबसे पहले रोड मैप बनाया। हमने कहा कि पहले आवश्यकता राजस्थान की क्या है, तो हमको लगा कि सबसे पहले आवश्यकता राजस्थान को पीने के पानी और मेरे किसान के
खेत के लिए पानी की आवश्यकता है, खेत के लिए पानी की आवश्यकता है। मैं एक बात तो नहीं कह सकता कि आलू से सोना बना दें, वो तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, अगर मेरे इस किसान की जमीन को पानी मिलेगा तो मेरी ये जमीन जरूर सोना उगलेगी, ये जरूर हो सकता है। इसलिए राजस्थान के हर क्षेत्र को देखते हुए पूर्वी राजस्थान की जो मांग थी, ईआरसीपी योजना जिसका नाम हमने राम जल सेतु किया है, उस राम जल सेतु के माध्यम से आपके करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, टोंक, हमारे इन 17 जिलों को पानी पीने के लिए भी मिलेगा और 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। ये बात हमने करके दिखाई है। जोधपुर दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने केंद्रीय बजट की तारीफ की और कहा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम हो जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वास्तव में मध्यम वर्ग के लिए अब बजट जो है वरदान साबित हुआ है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स जीरो हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है और जो स्लैब्स भी दिए हैं वो भी, और जो जनहितकारी है मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत उत्तम बजट है। फिर इसके अलावा भी देखिए एमएसएमई के लिए भी बहुत अच्छा बजट है। एमएसएमई जो उसको भी चाहे लोन ले, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन सब में भी लाभकारी है। भीलवाड़ा सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया, विधायक अशोक कोठारी सहित टेक्सटाइल व्यापारियों ने केंद्रीय बजट की जमकर तारीफ की। साथ ही बजट को लेकर हर वर्ग आम आदमी का बजट उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट मिलने से हर वर्ग के लोगों को फायदा हो रहा है। बहुत अच्छा है। मध्यम वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि किसानों को जो है एफपीओ के हिसाब से भी और प्रोडक्टिविटी बढ़े, इस हिसाब से भी पूरा इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। टेक्नोलॉजी अपडेट करके हाई यील्ड वाले सीड बनाने की, ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, नई चीज़ है कि भाई उनको जो बीज मिले वो ऐसा बीज मिले कि उनका प्रोडक्शन उससे ज़्यादा हो। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो बजट के अंदर जो पूरा फोकस था वित्त मंत्री जी का, वो ये था कि कैसे आने वाले समय में देश के विकास के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको कैसे मजबूत किया जाए। जहाँ तक के मध्यम क्लास का सवाल है, उनको इनकम टैक्स में जो है काफ़ी बड़ी राहत जो है दी है। हमारे देश के वित्त मंत्री माननीय निर्मला जी सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश किया। बजट बहुत ही अच्छा रहा मिडिल क्लास के लिए। आयकर की जो छूट की काफ़ी समय से प्रतीक्षा थी, 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी, और उसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी काफ़ी कुछ और कंफर्ट किया है, जिससे आयकर में सभी वर्ग विशेष को बेनिफिट मिलेगा। पाली के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के गिरदाड़ा गांव में मोहनलाल सरायचंद कवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ऑक्सीजन पार्क का सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने, मंत्री जोराराम कुमावत, वन मंत्री संजय शर्मा ने पौधारोपण कर शुभारंभ किया। ट्रस्ट की ओर से लगाए जा रहे ऑक्सीजन पार्क को जापान की अकीरा मियावी तकनीकी से विकसित किया जा रहा है, जो 3 साल में
30 से 40 फीट तक ग्रोथ कर लेता है और इसमें पौधों की सक्सेस भी 98% रहती है। ऑक्सीजन पार्क को लेकर शुरू हुए पौधारोपण कार्यक्रम में प्रथम चरण में तकरीबन 100 प्रजाति के 1 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। साथ ही पहले दिन तकरीबन 35,000 पौधे लगाए गए हैं। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि हम अपने गांवों की पुरानी परंपरा भूल गए, जहां गांवों में वनों को बचाने के लिए देवी देवताओं के नाम और छोड़ उसकी सुरक्षा करते थे। हमारे सुबेर पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री हमारे गांव की गोचर में कुछ घुसने नहीं देंगे। हम हमारे गांव का कहना चाहिए ओरल खत्म नहीं होने देंगे। ये निर्णय तो हमको करना पड़ेगा, बाहर का व्यक्ति नहीं करेगा। नहीं है साहब लगा लेंगे, 122 लगाए, 500 लगा देंगे, 1000 लगा देंगे, लेकिन गांवों में जब तक प्रेरणा नहीं आएगी। मैं सिक्किम गया, सिक्किम में तो बहुत हरियाली है, इतनी जबरदस्त हरियाली कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। किसी ने 1 लाख बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन एक पेड़ लगाने का तो हम वायदा कर ही सकते हैं। हम सब करेंगे क्या? एक बार हाथ खड़े करके बोल दो, देखें, लगाएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत अच्छी बात है, हम पेड़ लगाएं। पर्यावरण के सुधार में, प्रकृति के सुधार में एक बहुत ही महती कदम उठाया और अभी आदरणीय डॉक्टर R.K. नैयर साहब ने जो पौधे हमारे यहाँ लगाए गए हैं उसके बारे में बताया। ये पौधे जापानी तकनीक के रूप में, मायावी के रूप में लगाए गए हैं और इसमें 2-2 फुट का डिस्टेंस देकर के इन पौधों को शिक्षा व्यवस्था को भी देखा। शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कड़ी की कोठी में पहुंचे तो बच्चों से जानकारी ली और बच्चों से राष्ट्रगान भी सुना। इस दौरान विदेशी पर्यटकों ने जमकर ताली बजाई। वहीं बच्चों ने योग कर भी विदेशी पर्यटकों को दिखाया। पर्यटकों ने पोषाहार के बारे में भी जानकारी ली। दल में कई ऑस्ट्रेलिया के शिक्षक भी शामिल थे। दरअसल ये ऑस्ट्रेलिया का दल जयपुर, आभनेरी और ताजमहल घूमने के लिए आया था। Kempton, and my father and mother were principal and a teacher of small children. So this is very exciting for me to see how it's done here in India, and I'm so pleased to see the progress these children are making. Very much. They are very energetic and they're excited to learn. So thank you for having us. श्रीगंगानगर में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए जहां एक और व्यवस्थित रखने में पुलिसकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो वहीं बार बार लगने वाले जाम से वाहन चालक भी परेशान हैं। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे सुखाड़िया सर्किल पर ट्रैफिक लाइट की शुरुआत की गई। साथ ही चहल चौक के सौंदर्यीकरण का काम करते हुए उनका साइज छोटा किया जा रहा। सुखाड़िया सर्किल पर ट्रैफिक लाइट के शुरू हो जाने से जहां एक और ट्रैफिक व्यवस्था होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं पुलिस ने दुपहिया वाहन चालकों से हेलमेट लगाने और चौपाइया वाहन चालक को सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन चलाने की समझाइश की है। बहुत ही अच्छा कार्य है। मेरी जानकारी में मेरी राय ये है कि जो प्रशासन ने जो बीड़ा उठाया है, शहर में मुख्य 2 चौक है हमारे, क्योंकि ये सुखाड़िया सर्किल में हार्ट स्थल कहना चाहूँगा, एक चहल चौक जो हनुमानगढ़ रोड से आते हैं। दोनों ही जो है चौक हैं, बहुत ही एक व्यस्तम सड़क है और यहाँ व्यस्तम मार्ग होने के नाते यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो यहाँ वास्तव में आवश्यकता थी ये चौक को छोटा करने का। कोटा के विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी तैयार की गई। घंटी बन भी गई, लेकिन बनकर तैयार हुई घंटी बीते 1.5 साल से सांचे में ही दफन है। वजह घंटी को तैयार करने वाले इंजीनियर की इसी घंटी को खोलते समय हादसे में मौत होना है। घंटी को खोलने का फॉर्मूला भी उन्हीं के साथ ऐसे में दफन हो गया। कोशिश की गई, लेकिन घंटी अभी भी जमीन में ही दफन है। दुनिया की सबसे बड़ी घंटी रूस और चीन में है। रूस की घंटी तो बनाते समय टूट गई थी, वहां अब टूटी हुई घंटी ही लोगों को दिखाई जा रही है और उसी की तर्ज पर चंबल रिवर फ्रंट पर भी बनी घंटी आज 1.5 साल बाद भी नहीं खोली जा सकी। घंटी की ऊंचाई 30 फीट, चौड़ाई 28 फीट, वजन लगभग 89,000 किलो है। दफनी हुई है। एक्चुअली सेफ्टी कंसर्न्स को लेके इसको काम धीरे चल रहा है। पहले जैसे वो मशीनों से हम काम करने का सोच रहे थे, जेसीबी हाइड्रा लगा देंगे और क्रेन से कर देंगे, लेकिन वहां पे अब हादसा हुआ है, उसके बाद पूरा काम मैनुअली किया जा रहा है। इस वजह से उसकी प्रोसेस बिल्कुल अभी स्लो हो गई है। कोटा का विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट और यहां बनी दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बनकर के तैयार है, लेकिन आज सांचे में
दफन है। वजह, इस घंटी को तैयार करने वाले, इसका डिजाइन बनाने वाले इंजीनियर देवेंद्र आर्य इस घंटी को जब खुलवा रहे थे उस दौरान एक हादसा हुआ और उस हादसे में देवेंद्र आर्य की मौत हो गई। इस घंटी को खोलने का फार्मूला भी देवेंद्र आर्य ही जानते थे। आज करीब करीब 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन ये घंटी आज भी सांचे में ही दफन है। फिलहाल तस्वीर आप देखिए, चंबल रिवर फ्रंट के वेस्ट साइड में इस घंटी को तैयार किया गया। करीब करीब तैयार होने के बाद आज 1.5 साल का वक्त बीत गया है, लेकिन ये घंटी नहीं खुल पाई है, सांचे के अंदर ही बंद है। इसको लेकर के तमाम प्रयास अलग अलग स्तर पर चंबल रिवर फ्रंट पर कोटा विकास प्राधिकरण के जरिए किए गए, लेकिन इस घंटी को बनाने वाले धातु विशेषज्ञ की मौत के बाद इसे खोलने का फॉर्मूला नहीं होने से आज करीब 1.5 साल का वक्त हो गया, लेकिन ये घंटी नहीं खुल पाई। 19 नवंबर 2023 को प्रोजेक्ट डिजाइनर देवेंद्र आर्य, उनके सहायक की मौत हो चुकी है। इस घंटी के खोलने की तकनीक भी देवेंद्र आर्य ही जानते थे। श्रीगंगानगर में शांतिपूर्ण संपन्न हुई आरएएस प्री परीक्षा। श्रीगंगानगर में महज 43% परीक्षार्थियों ने ही बताया जा रहा है कि प्री परीक्षा दी है। शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न होने पर प्रशासन ने चैन की सांस ली। श्रीगंगानगर जिले में 71 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।